नमस्कार सभी को। अभी मैंने गूगल मीट पर एक क्लास ली थी जिसमें सोनेट नंबर 29 डिस्कस किया था। बात कर रहे हैं यहाँ पर LT ग्रेड इंग्लिश की। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 तारीख से हम बैच एक स्टार्ट करेंगे और बैच स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। और कुछ ग्रुप में मैंने MCQs की PDF भेजी थी और उसको सॉल्व कराने का प्रॉमिस किया था कि उसके आंसर्स हम शाम को बताएंगे। तो ये एक इसमें उस सोनेट पे बेस्ड अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, तो आप इनको देख लीजिएगा और सेव कर लीजिए। जहाँ पे लगे आपको इम्पोर्टेंट है उनको नोट कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो MCQs की है। लोगों का कहना है कि टॉपिक वाइज MCQ सर करा दीजिए जिससे कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो सिर्फ हम MCQ यहाँ लेकर आएंगे हैं, यूट्यूब पे सिर्फ हम MCQ कराएंगे। बाकी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन और थीम वगैरह आपको पढ़नी वो ऑनलाइन गूगल मीट पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी इस सोनेट नंबर 29 इसको डिटेल में हमने किया था, तो उसी पे बेस्ड ये कुछ MCQs हैं। इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीकर्स इनिशियल मूड इन सोनेट 29। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था कि इनिशियल जो मूड होता है पोएट का या स्पीकर का वो क्या होता है। तो ऑप्शन बी होता है डिप्रेस्ड एंड एनवियस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर एट द बिगिनिंग ऑफ द सोनेट। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, द क्वालिटीज़ एंड पोजीशंस ऑफ अदर्स। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द स्पीकर्स मूड टू चेंज। तो इसका जो आंसर होगा वो है रिमेंबरिंग हिज लव। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिज अपलिफ्टेड मूड टू। तो इसका जो आंसर होगा वो सी, ए लार्क राइजिंग फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर फील ही कैन डू बिकॉज ऑफ हिज लव। तो इसमें इसका जो है, इज कॉन टू चेंज प्लेसेस विथ किंग्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ सोनेट 29। तो मेन थीम क्या है। तो मेन थीम है सी, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पीकर ट्रबल डीप इवन विद इन लाइन 3। तो यहाँ पर इसका मतलब, इसका जो आंसर है हिज प्रेयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय बूटलेस क्राइज इन लाइन 3। तो इसका जो आंसर आपका है बी, क्राइज दैट आर नॉट हर्ड। नेक्स्ट है, व्हाट डज दैट मैन्स स्कोप रिफर टू इन लाइन 7। तो इसका आंसर है डी, ए मैन्स एबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है, विच पोएटिक डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन द लाइन्स लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम स्वेलन अर्थ। तो यहाँ पर इसका सिमिली हो जाएगा। फिर है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ सोनेट 29। तो स्पीकर बी हो जाएगा, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। स्पीकर इसमें द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, लेकिन ये सोनेट लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है। व्हाट इज़ द की थीम ऑफ सोनेट 29। की थीम क्या है सोनेट 29 की। तो लव ओवरकमिंग फीलिंग ऑफ डिसग्रेस। ऑप्शंस को ध्यान से करिएगा, क्योंकि जैसे इसमें ऑप्शन में डिस्पेयर एंड लोनलीनेस भी है। तो मैंने क्लास में भी बताया था कि जहाँ पर ये ऑप्शन ना दिया हो, लव ओवरकमिंग फीलिंग्स ऑफ डिसग्रेस या जॉय या लव जहाँ पे ना दिया हो, तो वहाँ पर हम डिस्पेयर एंड लोनलीनेस करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग का जो इसके जो 2 क्वार्टेंस हैं, तो उसमें जो थीम है वो डिस्पेयर एंड लोनलीनेस ही है। लास्ट में जो एक क्वार्टेन एंड जो कपलेट बचता है वहाँ पर लव की एंट्री हो जाती है। तो अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा अभी और ध्यान से, तो वो कर लेंगे क्वेश्चन को।
डिस्पेयर एंड लोनलीनेस भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे आता है। इन व्हाट ईयर डिड द फर्स्ट ड्रामेटिक इवेंट अकर दैट मे हैव इम्पैक्टेड सोनेट 29। जैसा कि हमने बताया था, अभी क्लास में भी बताया था कि सोनेट 29 जो लिखा गया था इस पर किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा था, यानी मेन देखा जाए क्या रीज़न था इसको लिखने का। तो उसमें हमने 1592 की इंसिडेंट प्लेग वाली बताई थी, जो प्लेग इंसिडेंट हुआ था, थिएटर क्लोज़ हुए थे, तो वही एक रीज़न रहा था जिसकी वजह से ये सोनेट 29 लिखा गया था। तो इसमें 1592 हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज सोनेट 29? सोनेट 29 किस टाइप की पोएम है? तो शेक्सपियरियन सोनेट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सोनेट के टाइप्स पेट्रार्कन सोनेट होते हैं, आपके जो है स्पेंसरियन होते हैं और शेक्सपियरियन होते हैं। इटालियन एक पेट्रार्कन वो एक ही है, तो इनको हमने डिस्कस किया था। तो मिल्टोनिक होता है, तो ये तमाम सोनेट होते हैं। तो ये जो है शेक्सपियरियन सोनेट है। व्हाट ब्रिंग्स वेल्थ टू द स्पीकर ऑफ सोनेट 29? तो इसमें पढ़ा था हम लोगों ने, तो लव होगा। लव जो है वो वेल्थ लाता है स्पीकर के लिए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ सोनेट 29? ये भी सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, बट इसमें जो ऑप्शन वो इस तरीके से है, लोनलीनेस एंड रिकवरी थ्रू लव। मतलब कैसे भी ऑप्शंस आ सकते हैं, तो अगर आप उसका सेंस समझ गए मेन क्या है, कंटेंट क्या है उसका, तो आप कर लेंगे। जैसे जॉय एंड हैप्पीनेस भी मिलता है, होपलेसनेस एंड डिस्पेयर भी मिलता है, इनवी एंड बिटरनेस भी है। बट मैंने क्या कहा था कि जब इस तरीके के ऑप्शंस हों क्लोज, तो उसमें सबसे सटीक कौन सा है वो अगर आपको लगता है तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पे लोनलीनेस एंड रिकवरी थ्रू लव जो एग्जैक्टली आंसर सूट करता है, तो यही होगा। What changes occur in the mind of the speaker in Sonnet 29? कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं? तो इसमें हो जाएगा फ्रॉम सेल्फ लोथिंग टू एक्सब्रेंस, यानी कि स्टार्टिंग में वो अपने फॉर्चून को काफ़ी मतलब क्रिटिसाइज़ करता है कि फॉर्चून उसके फेवर में नहीं है, उसकी किस्मत ख़राब है, फेट ख़राब है, लोग जो है उसको अलग दृष्टि से देखते हैं, जजमेंटल हो चुके हैं। तो इसी होपलेसनेस में, इसी लोनलीनेस में, इसी डिस्पेयर में वो रहता है। और ये एकदम से टर्न आता है कब? 9th लाइन से, यानी तीसरे क्वाड्रेन से। यहाँ पर डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ने का नहीं है, ये केवल MCQ का वीडियो है, इसलिए मेरा फोकस सिर्फ MCQ पर है। डिटेल में डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों का कहना है कि MCQ सर कराइए, तो वही MCQ का है। अगर आप कहेंगे डिटेल में, तो डिटेल में भी हम बना देंगे इसका वीडियो एक अलग से। फिर है नेक्स्ट, आप लोग देख लीजिए। What are the possible reasons for the speaker to be out of favor with society in 1592? तो इसमें पूछा गया है कि कौन से पॉसिबल रीज़न्स हो सकते थे या हैं, क्या बन रहे हैं स्पीकर के लिए, जिससे कि वो 1592 में एक आउट ऑफ फेवर हो गया सोसाइटी से। तो सबसे पहला, द क्लोज़र ऑफ लंदन थिएटर्स ड्यू टू प्लेग। तो इसको तो अभी हमने बात करी ऊपर, 1592 में ये इंसिडेंट हुआ था, मेन रीज़न तो यही था। दूसरा है अ बिटर रिवलरी विद रॉबर्ट ग्रीन। अभी क्लास में मैंने बताया था कि रॉबर्ट ग्रीन ने कमेंट किया था, क्रिटिसाइज़ किया था विलियम शेक्सपियर को, और वो फेमस कोट सभी को पता होगा, एन अप स्टार्ट क्रो करके, वो सभी को पता होगा। तो ये भी रीज़न है। तीसरा, ए डेथबेड असाल्ट बाय ए फेलो प्ले राइट। तो ये रॉबर्ट ग्रीन के लिए ही यूज़ हुआ है, जो तीसरा वाला ऑप्शन है। तो इसमें सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें A, B एंड C है, तो यही हो जाएगा C वाला। अभी जो क्लास में हमने इसको डिटेल में बताया था आप लोगों को कि कैसे ये क्या रीज़न्स रहे थे इस सोनेट को लिखने के पीछे।
फिर है व्हाट मेक्स ए मैन मोर देन ऑल द गोल्ड दैट किंग्स कैन। तो यहाँ पर कहते हैं व्हाट मेक्स ए मैन मोर देन ऑल द गोल्ड दैट किंग्स कैन ऑन, तो लव एंड काइंडनेस। ऑप्शन ए। What is the refreshing force that makes life realize its true value? मतलब यहाँ पे पूछा गया है ऐसी कौन सी फोर्स होती है जो मनुष्य को उसकी ट्रू वैल्यू पहचानने के लिए, वो मतलब जिसकी वजह से वो रियलाइज़ कर पाता है, ट्रू वैल्यू को पहचान सकता है। तो ये पूछा गया ऐसी कौन सी फोर्स है जो मनुष्य को ट्रू वैल्यू पहचानने को रियलाइज़ कराती है। तो लव एंड काइंडनेस है, वेल्थ एंड रिचेस है, पावर एंड अथॉरिटी है, या एब्सेंस ऑफ मटेरियल पोजेशंस है। तो यही है, क्योंकि सोनेट में भी इसी की बात करी गई कि जब वो निराश होता है, जब उसके पास कुछ होता नहीं है, तभी वो ज़िंदगी के सार को समझ पाता है। मनुष्य जो है जब उसके पास कुछ भी नहीं, मटेरियल पोजेशंस वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तभी वो सोचता है, तभी वो उसका जो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है वो जागृत होता है, वो समझ पाता है कि क्या मेन एसेंस क्या है लाइफ का। फिर यहाँ पर हम बात करें विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द नरेटर्स आउटलुक ऑन हिज ओन लाइफ इन सोनेट 29। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन ऐसा है जो नरेटर के अपनी लाइफ के आउटलुक को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हिज लव रिडीम्स ऑल अदर डिससेटिस्फैक्शन अबाउट हिमसेल्फ, या हिज लाइफ इज ड्रेन्ड ऑफ मीनिंग बाय हिज अनविलिंग एथीज, ही वांट्स टू बी रिच लाइक हिज फ्रेंड्स, रिलीजन इज हिज ओनली रिफ्यूज इन ए वर्ड ऑफ सॉरोज। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, चूँकि लव की ही बात करी गई, तो हिज लव रिडीम्स ऑल अदर डिससेटिस्फैक्शन अबाउट हिमसेल्फ। इसकी हमने अभी भी बात करी थी, जब हमने लाइन 9 की बात करी थी। वोल्टा, व्हाट इज़ ए वोल्टा और टर्म। ये वोल्टा जो है क्या होता है, तो सोनेट में हमने जब पढ़ाया था तो बताया था एक शिफ्ट इन टोन या शिफ्ट इन थीम होता है। जैसे कि जब शेक्सपियरियन सोनेट की हम बात करेंगे, तो शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स का 3 क्वार्टेंस एंड 1 रिमेनिंग कपलेट में डिवाइड होता है। तो 3 क्वार्टेंस मतलब 4 लाइन्स, तो 3 क्वार्टेंस में 12 लाइन्स एंड 2 लाइन्स ऑफ ए कपलेट, तो 14 लाइन्स हो जाती हैं। इसमें होता क्या, जो स्टार्टिंग के जो 2 क्वार्टेंस हैं, मतलब 8 लाइन्स, उनमें प्रॉब्लम्स दी होती हैं, और लास्ट की जो 6 लाइन्स यानी 1 क्वार्टेन और जो कपलेट होता उसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया होता। और यहीं से मतलब तीसरी जो चौपाई, तीसरी जो क्वार्टेन होती है 9th, वहीं से टर्न या जिसको वोल्टा एक लिटरेरी डिवाइस है बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है व्हाट इज़ ए वोल्टा टर्न, 4 लाइन्स फ्रॉम ए सोनेट, इमोशनल ट्विस्ट एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट, द टोन ऑफ द पोएम और द मेन मैसेज ऑफ द पोएम। तो इसमें अगर देखा जाए तो वोल्टा या टर्न जो है ये एक इमोशनल ट्विस्ट है इसमें, मतलब यहाँ पर अगर इस सोनेट की हम बात करें तो इमोशनल ट्विस्ट एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट है। इस सोनेट की बात करें, यहीं से ट्विस्ट होता है, पहले क्या चल रहा है और एकदम से शिफ्ट हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा इमोशनल ट्विस्ट एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट। हु इज़ द ऑथर ऑफ सोनेट 29। देखो ऊपर क्या था, आपका नरेटर था, यहाँ पर ऑथर है। तो ऑथर जब भी आएगा तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर होगा। स्पीकर या नरेटर जब आएगा तो जैसा कि हमने ऊपर इस क्वेश्चन को द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन किया था। व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ सोनेट 29। प्राइमरी थीम क्या है, लव एंड रिडेम्पशन। इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज सजेस्ट द स्पीकर फील्स, तो आउट ऑफ फेवर। स्टार्टिंग में क्या है, वो अपने को आउट ऑफ फेवर फील करता है। विच पोएटिक फॉर्म इज सोनेट 29 रिटन इन, तो किस में लिखा गया है, शेक्सपियरियन सोनेट में। हाउ मनी लाइन्स आर इन ए शेक्सपियरियन सोनेट, तो 14 लाइन्स होती हैं।
व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ सोनेट 29? तो राइम स्कीम मोस्टली सभी की जो शेक्सपियरियन सोनेट है एक ही होती है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी आपकी ए ऑप्शन में ही है। हालांकि यहाँ पर जो है जो एफ लाइन है वो बी से राइम कर रही है, तो इसको आइडेंटिकल बोला जा सकता है, बट स्कीम जब पूछी जाए तो आपकी यही रहेगी। ये डिटेल में हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर है एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज मीन्स। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बूटलेस क्राइज का मतलब हेवन इग्नोर्स द स्पीकर्स यूजलेस प्रेयर्स। बी ऑप्शन। विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज इन डीप हेवन? डीप हेवन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है? तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। सभी को पता होगा पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट ट्रीट करते हैं, या कह सकते हो ऐसी चीज़ें जो नॉन ह्यूमन बीइंग्स होती हैं उनमें ह्यूमन क्वालिटीज़, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स डाल दिए जाते हैं, तो उनको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। फिगर ऑफ स्पीच की अलग से क्लास करेंगे, उसमें सारे डिस्कस करेंगे जो भी आपके सिलेबस में इसमें दिए हैं जो आएंगे एलटी में। धीरे धीरे सारी चीज़ें कर लेंगे हम। व्हाट डज द स्पीकर इनवी इन अदर मैन? तो आंसर हो जाएगा दियर टैलेंट एंड लक। द वर्ड बूटलेस इन द पोएम मीन्स। बूटलेस का क्या मतलब है हमने डिस्क्राइब किया था। बूटलेस वर्ड जिसको ये कई बार आपके एडियम्स में भी पूछा जाता है, तो विदाउट शूज़ यहाँ पे नहीं होगा। बूटलेस मतलब होता है यूज़लेस। बूटलेस मतलब यूज़लेस। व्हाट मूड इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट 8 लाइन्स? फर्स्ट 8 लाइन्स में कौन सा मूड एक्सप्रेस किया गया है? तो यहाँ पे एंग्विश, बी हो जाएगा एंग्विश। एंग्विश, ग्लूमी, सैडनेस, लोनलीनेस, डिस्पेयर, तमाम ये सिनोनिम्स हैं, ये एक जैसे ही हैं, तो इसी मूड को एक्सप्रेस किया गया है। व्हाट कॉजेज द स्पीकर्स इमोशनल चेंज इन द सोनेट? तो इमोशनल चेंज किस वजह से होता है? थिंकिंग ऑफ समवन ही लव्स। व्हाट बर्ड इज़ मेंशन्ड इन द पोएम? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। स्काई लार्क, लार्क को मेंशन किया गया है इस पोएम में। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ ए डे इज ए, इसमें पूछा गया है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो सिंपल सा है, सिमली, क्योंकि लाइक यूज किया गया है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ थिंकिंग अबाउट द बिलवेड ऑन द स्पीकर? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट लिफ्ट्स हिज स्पिरिट। फ्रॉम सोल एंड अर्थ मीन्स, तो इसका ऑप्शन बी है, फ्रॉम सैड ग्लूमी वर्ड। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन ट्रबल डीप हेवन? तो ट्रबल डीप हेवन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई? यहाँ पर भी सेम, पर्सोनिफिकेशन। व्हाट डज द लार्क सिम्बोलाइज इन द पोएम? तो लार्क किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही पोएम में? बताया था मैंने, न्यू होप। द स्पीकर रिफर्स टू व्हाट टाइप ऑफ वेल्थ एट द एंड? एंड में स्पीकर किस तरीके की वेल्थ की बात करता है? तो ये बात करता है इनर रिचेस फ्रॉम लव, ऑप्शन नंबर बी। देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स मीन्स, ये जो लाइन यूज़ करी गई है आखिरी लाइन है पोएम की, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ही वुड नॉट ट्रेड हिज हैप्पीनेस फॉर एनी पावर। व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट और वोल्टा इन द सोनेट? तो ये तो हर सोनेट में लगभग आएगा। लाइन 9 जो होती है 8, यानी एक ऑक्टेव एक सिस्टस में हम डिवाइड करेंगे अगर हम पेट्रार्कल सोनेट की बात करें। हालांकि इस एक्सपीरियंस सोनेट है, इसको डिवाइड अलग मतलब एक क्वार्टेन और कपलेट में किया गया है, बट इमोशनल चेंजेस उसी तरीके से हैं। जैसे वहाँ पर ऑक्टेव यानी 8 लाइंस होती हैं, उनमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। सिस्टस जो 6 लाइंस होती हैं उसमें सॉल्यूशंस रहते हैं। और वहीं जो नवी लाइन होती 8 के बाद जो नवी लाइन है 9th लाइन है, वहीं से इमोशनल चेंजेस होते हैं, उसी को वोल्टा कहते हैं।
तो वोल्टा किस लाइन से होता है? लाइन 9 से। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाउ डज द सोनेट एंड? सोनेट कैसे एंड होता है? विद जॉय एंड कंटेंटमेंट। शुरू होता है कैसे? लोनलीनेस, ग्लूमीनेस, डिस्पेयर, लेकिन एंड किससे होता है? विद जॉय एंड कंटेंटमेंट। हैप्पीली आई थिंक ऑन दीज सोज ए शिफ्ट टू, तो जॉय हो जाएगा इसमें। वट इज द इफेक्ट ऑफ दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा? इट गिव्स हिम प्राइड, इट मेक्स हिम रिग्रेटफुल, इट ब्रिंग्स वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इट लिफ्ट्स हिम फ्रॉम डिस्पेयर। ऑप्शन नंबर डी, it lifts him from despair. Why does the speaker scorn to change his state with kings? इसका ऑप्शन नंबर ए, ही फील्स रिच इमोशनली। इसको पॉज करके आराम से करिएगा, समझ के करिएगा। मैं ऑप्शंस बताया दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं कहीं भी, या मैं बाद में डिस्कस कर दूँगा। अभी सिर्फ MCQ हैं, उनको देख लीजिएगा। विच थीम इज़ नॉट प्रेजेंट इन सोनेट 29? कौन सी थीम सोनेट 29 में नहीं प्रेजेंट करी गई है? तो डिस्पेयर भी है, एनवी भी है, रिडेम्पशन थ्रू लव भी है, नेचर्स क्रूएलिटी नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नॉट लगा है। ध्यान रखिएगा, विच थीम इज़ नॉट प्रेजेंट इन सोनेट 29? तो नेचर्स क्रूएलिटी। What is the function of the final rhyming couplet in the sonnet? जो फाइनल जो राइमिंग कपलेट है उसका क्या फंक्शन है? टू रेज क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस तो स्टार्टिंग में आता, अभी मैंने बात करी थी जो 8 लाइन्स होती हैं। टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट, टू रिजॉल्व टेंशन, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू आइडिया। न्यू आइडिया तो नहीं होता, टू रिजॉल्व टेंशन, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। Thy sweet love remembered can be seen as a metaphor for, तो ऑप्शन ए, स्पिरिचुअल सैल्वेशन की बात हुई है। What does scope refer to in the context of the poem? तो फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। The line desiring this man's art and that man's scope shows the speaker is, ऑप्शन नंबर सी, एनवी ऑफ अदर्स टैलेंट्स हो जाएगा। द स्पीकर एनवीज अदर्स फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो स्पीकर है वो अन्य लोगों से ईर्ष्या करता है, उसमें कौन सा ऐसा कारण है जो वजह नहीं है ईर्ष्या करने की, ये पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल करता है, डियर ब्यूटी बिल्कुल करता है, डियर टैलेंट बिल्कुल कहता है, डियर सिंस ये एक रीज़न नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका। तो ये आपके हैं MCQs जो आई थिंक 53 थे इसमें, तो देख लीजिएगा इनको। बाकी कुछ और मैं देख लेता हूँ ऐसा कुछ जो बचा हुआ हो। इनको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट? तो टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें 3 क्वार्टेंस एंड 1 फाइनल कपलेट, इसकी बात करी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। What is the primary function of the first portion of a Shakespearean sonnet? तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मतलब प्राइमरी फंक्शन फर्स्ट पोर्शन का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, टू पोज ए क्वेश्चन और एक्सप्रेस ए प्रॉब्लम। अभी बात करी थी इसकी। व्हाट इज़ द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम? स्पीकर की इमोशनल स्टेट क्या होती है स्टार्टिंग में? तो डिस्पेयरिंग एंड आइसोलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लार्क इन द पोएम? लार्क का इसमें जो मेन सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट सिम्बोलाइजेस द स्पीकर्स न्यू फाउंड होप एंड फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी सही है।
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड येट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ सोनेट 29? येट का क्या सिग्निफिकेंस है सोनेट 29 में? तो येट का हो जाएगा, इट इंडिकेट्स अ शिफ्ट इन थॉट एंड टोन, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द वोल्टा इन द पोएम? इस पोएम में वोल्टा के क्या मतलब है? तो वोल्टा भी हो जाएगा टू मार्क अ शिफ्ट इन टोन और आइडिया, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड हिज बिलोवेड? तो वो अपने बिलोवेड के प्रति ग्रेटफुल होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसको याद करता है तो उसकी जो डिस्पेयरनेस है वो गायब होती है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 29? तो सेंट्रल थीम क्या है? द पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, द स्पीकर्स अनहैप्पीनेस विद देयर लाइफ एंड फाइंडिंग ग्रेटिट्यूड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं। अभी जब हम थीम की बात कर रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शंस कुछ और आ रहे थे, यहाँ पे ऑप्शंस कुछ और हैं, लेकिन हमें पहचानना होगा कि जो हमारी पोएम से मैच करें, क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस है नहीं, द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द एनवायरनमेंट है नहीं, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप है नहीं, बात यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की करी गई है, इन अनहैप्पीनेस की करी गई है। तो व्हाट डज स्पीकर्स वेल्थ रिफर टू इन लाइन 13? लाइन 13 में जो स्पीकर की वेल्थ है वो किस चीज़ को रिफ़र किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा द लव ऑफ हिज बिलोवेड। फिर है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द स्पीकर्स थॉट ऑफ हिज बिलोवेड? जैसे ही उसके बिलोवेड का थॉट उसके मन में आता है, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है स्पीकर पर, ये पूछा गया। पहला है इट हैज़ नो इम्पैक्ट, इट डिक्रीजेज हिज फीलिंग या इट इंक्रीजेज हिज फीलिंग, इट रेजेज हिज स्पिरिट एंड मेक्स हिम फील लकीयर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द फाइनल टू लाइन्स ऑफ सोनेट? फाइनल टू लाइन्स जो है उनकी टोन क्या है? तो उसमें ग्रेटफुल एंड कंटेंटमेंट की बात करी गई है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल कपलेट? फाइनल कपलेट का सिग्निफिकेंस क्या है? ऑप्शन है इट इज़ अ समरी ऑफ द पोएम, इट कंक्लूड्स द पोएम विद अ सेंस ऑफ डिस्पेयर, इट एम्फसाइजेस द स्पीकर्स अवेयरनेस ऑफ हिज वेल्थ एंड ग्रेटिट्यूड, इट मार्क्स अ शिफ्ट इन टोन्स फ्रॉम ग्रेटिट्यूड टू होप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिफ्ट तो लाइन 9 में होता है, न कि फाइनल में। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द डीप हेवन इमेजरी इन सोनेट 29? डीप हेवन इमेजरी का क्या पर्पज़ है? पहला, टू एम्फसाइज द स्पीकर्स हैप्पीनेस, to introduce a new theme, to conclude the poem abruptly, to express the speaker's isolation and loneliness। तो डी ही हो जाएगा ऑप्शन जो सही है। What is the theme of the poem? तो थीम पूछी गई फिर से। पहला, द इम्पैक्ट ऑफ लव ऑन वंस माइंडसेट, द सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल वेल्थ, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टेटस, द पावर ऑफ मनी टू ब्रिंग हैप्पीनेस। तो ऑप्शन नंबर ए। What is the ultimate message of Sonnet 29? Ultimate message क्या है? That the speaker is bitter and resentful, option number A, या that wealth and status are the most important thing in life, option number B, या that the speaker is unhappy and alone, option number C, या that the love shared with the beloved is enough wealth। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। What is the result of the speaker's feelings of despair? पहला, he becomes wealthy and famous। दूसरा, he becomes content with his life, he is unable to see the positive aspect of life, he becomes more religious। तो सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। What does the speaker desires to have in the second quatrain? सेकेंड क्वार्टेन में स्पीकर क्या डिज़ायर रखता है कि उसके पास वो चीज़ें होनी चाहिए? पहला, द एबिलिटी टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, अ सेंस ऑफ होप एंड फ्रेंडशिप, लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो उसे लगता है कि अन्य लोगों के साथ उसके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होना चाहिए। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ द स्पीकर्स थॉट ऑफ लव? तो थॉट ऑफ लव जो आता है उसके दिमाग में, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो ही बिकम्स मोर डिप्रेस्ड, ही बिकम्स एंग्री विद हेवन, ही बिकम्स मोर जेलस, हिज पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ शिफ्ट्स। तो यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। What is the speaker's attitude toward his own fate? He is angry with his fate, he is grateful for his life, he is curses his fate, he is resigned to his fate। तो सी हो जाएगा, he curses his fate। What is the result of the speaker's feeling of isolation? जो उसके अंदर आइसोलेशन वाली फीलिंग थी, उसका रिजल्ट क्या होता है? ही फील्स ए हैवी वेट एंड इज कंज्यूम्ड बाय सोरो, ही बिकम्स मोर ग्रेटफुल, ही बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट, ही बिकम्स मोर होपफुल। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, he feels a heavy weight and is consumed by sorrow। What is the central idea of the poem? पहला है the importance of being friend with a king, the significance of being rich in hope,
द पावर ऑफ लव टू ओवरकम डिस्पेयर, द पावर ऑफ वेल्थ टू ओवरकम सॉरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये इतने MCQs थे, आई थिंक इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, यही है। बाकी याद रखिएगा ये 1609 में आया था, ठीक है, 1609 में आया था। और ये WH को एड्रेस है, क्योंकि जो 1 to 126 सोनेट है वो WH, फिर इसके बाद जो 26 सोनेट है वो डार्क लेडी, और 2 रिमेनिंग है वो क्यूपिड को एड्रेस्ड है। तो 1609 में आया था। रीज़न मैंने बता दिया था क्यों लिखा गया था, 3 रीज़न्स थे जो इस पोएम में दिए गए हैं। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।